जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान में अनुसूचियों का रोल, कितनी अनुसूची हैं, किस अनुसूची किस दायरे में आती है। पिछली क्लास में अपन ने चले थे भारतीय संविधान के वाक। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये सब क्लासें अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करना। ठीक है फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुसूचियां। तो भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। प्रश्न कभी कभी इस तरह आता है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो ठीक है, तो वो कितनी अनुसूचियां थी, तो उस समय 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, बाद में कितनी जोड़ी? 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई है। तो अब कितनी हो गई? टोटल 12 अनुसूचियां हो गई है। ठीक है, प्रश्न अगर इस तरह पूछे जाए कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां, तो 12, और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते, लाइक कमेंट शेयर कर ही देंगे आप लोग। भारतीय संघ में नए राज्य गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, तो वो प्रथम अनुसूची में। किसमें किया गया? भारतीय संघ में नए राज्य गठन का प्रावधान तो प्रथम अनुसूची में किया गया। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रथम संविधान 1951 के वर्ष में जोड़ा गया था। कब? 9वीं अनुसूची को। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो वो 5वीं अनुसूची में। यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ बेसिक बता रहा हूँ, आगे टेबल के माध्यम से एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है, तो वो 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, तो वो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। ठीक है, यानी 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन द्वारा। और कब? ये 1985 में। और तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया था। इसे दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, दल विरोधी कानून लाया गया था। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण फैक्ट है, इंग्लिश का इतना दबदबा है यहाँ पर। इंग्लिश जिसको आती है तो समझो पता नहीं क्या आता है उसको, लेकिन इंग्लिश को क्या नाम है, जो 22 भारतीय मानक भाषाएं हैं उसमें इंग्लिश का कहीं कोई स्थान नहीं है। देखिए, अब इस टेबल के माध्यम से समझेंगे कि पहले अनुसूची में क्या है और आप इनको किस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अनुसूची का संक्षिप्त विवरण। ठीक है, 12 अनुसूचियां आज के समय वर्तमान में। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूची को बाद में जोड़ा गया। ठीक है, ये अमेंडमेंट करके। ठीक है, तो पहली अनुसूची में राज्यों का संघ और राज्य क्षेत्र, यानी राज्य और राज्यों का क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों की बात आएगी, उनकी सीमाएं आएगी, उनके दायरे आएंगे। ठीक है, ये किस में आएंगे? प्रथम अनुसूची में। इसमें अनुच्छेद कौन कौन से अनुच्छेद की बात होगी? 1 से लेकर 4 तक, 1 तथा 4 अनुच्छेद। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। पहली अनुसूची में क्या आएंगे? राज्य और राज्य संघ आएंगे। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के दायरे आएंगे, उनकी सीमाएं आएंगी, उनसे जो जुड़ी हुई बात आएंगी, उनके जो नाम रखे जाएंगे, वो कितने आएंगे? पहली अनुसूची में। ठीक है, यानी कि देश में सबसे पहले क्या आएगा? राज्य। ठीक है, आगे दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उप सभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि जुड़े से प्रावधान। यानी कि दूसरी अनुसूची में क्या आएगी? रुपये पैसे से संबंधित बातें, यानी सैलरी से संबंधित चीजें
ये जो भी बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, विधान परिषद के सभापति, उप सभापति, ये जो सब लोग हैं, तो इनकी सैलरी से संबंधित बातें दूसरी अनुसूची में सम्मिलित की गई है। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद 59(3), 65 का तीसरा पॉइंट, 75 में 6, 97, 125 अनुच्छेद, 148, 158, 164, 186 और 281 अनुच्छेद इसमें किए गए। ठीक है। तीसरी अनुसूची में क्या है? संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ, ओथ या प्रतिज्ञाओं के प्रारूप दिए गए हैं। ठीक है। इसमें अनुच्छेद कौन कौन से आ जाएंगे? अनुच्छेद 75 का चौथा ऑप्शन, 84, 99, 124, 148 का दूसरा पॉइंट, 164 का तीसरा और 173, 188, 219 अनुच्छेद आएंगे। अनुच्छेद में आप घबराना मत, अनुच्छेद को याद कराने के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, पहले यहाँ पर अनुसूची को देख लीजिए, फिर भी एक बेसिक अवधारणा लेते हुए चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे आपको जो 3 अनुसूचियां यहाँ पे मैंने कंप्लीट कराई है, तो इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है? अगर दिक्कत आ रही हो तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए ये याद किस तरह होगी। पहली अनुसूची में राज्य आएंगे, राज्य और उनके संघ आएंगे, राज्यों के नाम किस तरह जाएंगे, तो आप इसको याद इस तरह करते हैं। ठीक है। एक राज्य का व्यक्ति, ठीक है, सैलरी लेके और फिर शपथ लेके और कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। ठीक है। देखो कैसे याद करते हैं। पहली अनुसूची में राज्य का क्षेत्र आएगा, ठीक है, यानी राज्य आएंगे। दूसरी अनुसूची में सैलरी संबंधित बातें आएंगी, ठीक है, धन, रुपये, पैसे संबंधित बातें। ठीक है। तो देखो पैसा क्या है? दूसरी अनुसूची, पैसा क्या आदमी ईमानदारी से भी कमाता है और 2 नंबर का काम करके भी कमाता है। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? 2 नंबर का काम कर रहा है। तो उस तरह 2 नंबर का काम करके भी आदमी पैसे कमाता है, तो उसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि दूसरी अनुसूची में पैसे से संबंधित, यानी जो बड़े पदाधिकारी है उनकी सैलरी की बात की जा रही है। और तीसरी अनुसूची में क्या? शपथ ली जाएगी। तो इसको ऐसे कोरिलेट किया जा सकता है कि पहली अनुसूची में राज्य का क्षेत्र आएगा, ठीक है, यानी कोई राज्य रहेगा। फिर दूसरी अनुसूची में जो वहां के जो पदाधिकारी रहेंगे उनकी सैलरी की बात होगी। और तीसरी बात में क्या होगा? जब सैलरी मिलेगी तो सैलरी लेने के बाद शपथ लेंगे। ठीक है। और शपथ लेने के बाद फिर वो कहां पर जाएंगे? राज्यसभा में जाएंगे। ठीक है। तो चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? राज्य और संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। फ्रेंड्स, चौथी अनुसूची में किसकी बात की गई है? राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी जो राज्यसभा की जो सीटें हैं, ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों से लगभग सभी बराबर जाएंगे, नहीं। ये चौथी अनुसूची में इसका उल्लेखित है कि जनता के आधार पे, जैसे कि सबसे ज्यादा राज्यसभा में सीटें किस प्रदेश की है? तो उत्तर प्रदेश की है। तो वहां की जनता के हिसाब से डिवाइडेड करके राज्यसभा में सदस्य को भेजा जाता है। तो इस चीज का वर्णन किसमें? चौथी अनुसूची में। ठीक है। एक बार इसको फिर याद कर लीजिए कि पहली अनुसूची में क्या होगा? राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं की बात की जाएगी। ठीक है। दूसरी अनुसूची में सैलरी की बात की जाएगी, उनको पैसा दिया जाएगा और फिर वो पैसा मिलने के बाद शपथ लेंगे और शपथ लेने के लिए कहाँ जाएंगे? राज्यसभा में जाएंगे। ठीक है। याद हो गया होगा। और 5वीं अनुसूची देखिए, और चौथी अनुसूची के अनुच्छेद देख लीजिए। अनुच्छेद को और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कीजिए। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद की बात की जाएगी? अनुच्छेद 4 का फर्स्ट ऑप्शन और 80 का सेकंड। ठीक है। अब 5वीं अनुसूची को कैसे याद रखा जाएगा? आपको शुरू की 4 अनुसूची याद हो गई होगी। ठीक है। अब 5वीं अनुसूची देखो, 5वीं अनुसूची को इस तरह याद रख सकते। देखो 5 को ऐसे बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बना देते हैं 5 को। ठीक है। अब अनुसूचित जाति क्या है? तो अनुसूचित जाति SC, ठीक है, और अनुसूचित जनजातियां ST, ठीक है, ST। तो ये देखो 5 की तरह दिखाई दे रहा है ना, 5 की तरह दिखाई दे रहा है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और उनसे जनजातियों प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं, यानी 5वीं अनुसूची में SC ST की बात की गई है। अगर क्वेश्चन आ जाए SC ST की बात या उनसे जुड़े प्रावधान किस अनुसूची में सम्मिलित है, तो वो 5वीं अनुसूची में सम्मिलित है। आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। ठीक है। 5 से क्या S की तरफ
5 बना के देख लो। और ठीक है, 5वीं अनुसूची में SC ST की बात की गई है। ठीक है, आपको 5 अनुसूची याद हो गई होगी। 5वीं अनुसूची में कौन कौन से अनुच्छेद है थोड़ा सा देख लीजिए। अनुच्छेद 244 1 नंबर पॉइंट की बात की गई है। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से 5वीं अनुसूची तक क्यों रिवीजन कर लीजिए। देखिए पहली अनुसूची में राज्य होंगे, उनके संघ क्षेत्र होंगे। ठीक है, फिर और राज्य के लोगों को क्या, जो पदाधिकारी है उनको सैलरी मिलेगी, और सैलरी लेके वो क्या लेंगे, शपथ लेंगे, और शपथ लेने कहाँ आएंगी, और राज्यसभा में आएंगे, यानी कि राज्यसभा सीटों का आवंटन के लिए। ठीक है, मतलब आवंटन से संबंधित बातें हो। 5वीं अनुसूची क्या है कि 5 एस की तरह बनता है। ठीक है, और SC और ST भी 5 के मतलब एस की तरह शुरू होता है, तो SC ST की बात की गई है। ठीक है, इतना आपको अधिगम हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची को कैसे याद करोगे, अनुसूची को कैसे याद करोगे, तो 6ठी अनुसूची में जो पूर्वी भारत के जो स्टेट है, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध। ठीक है, उस समय क्या अभी भी बल्कि ये क्षेत्र काफी पिछड़े हुए लोग थे, और यहाँ पे क्या आदिवासी लोग, ST लोग ज्यादा निवास करते थे, तो इनके डेवलपमेंट के लिए वहां पर कुछ विशेष प्रावधान जाति के लोगों के लिए कुछ विशेष प्रावधान रखे गए थे। तो ये किसमें बात की गई है, 6ठी अनुसूची में। ठीक है, और इसमें अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो इसमें अनुच्छेद 244 का दूसरा पॉइंट और 275 का पहला पॉइंट आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद में आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, अनुच्छेद को अगले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी अनुसूची को देख लेते हैं। अब देखिए 6ठी अनुसूची में किसकी बात की गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जुड़ी बातों को यहाँ पर वर्णन किया गया। लेकिन इसको आप याद कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 5वीं अनुसूची की तो अपने ट्रिक लगा दिया था कि एस की तरह बनता है, तो ST SC की बात की जाती है। अब 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों की बात की जाती है। आप इसको इतना तो याद रख लेना। ठीक है, असम से क्या हो जाएगा, अभी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 6ठी अनुसूची में किन राज्यों की बात की, किन राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित बात की गई है। इसमें पूरे देश के उनकी बात नहीं की गई है। ठीक है, विशेष करके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासन से संबंधित बात की गई है। तो देखो असम से क्या होगा, आपका असम को A लिख सकते हैं। ठीक है, और मेघालय को M लिख सकते हैं। ठीक है, और त्रिपुरा को T लिख सकते हैं, और मिजोरम को M लिख सकते हैं। ठीक है, AM PM आपको याद रहता है। ठीक है, तो उसी तरह आप AM और TM याद कर लीजिए। ठीक है, यानी 6ठी अनुसूची में पूरे भारत के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये प्रश्न ऐसे आ जाता है, बार बार आता है ये प्रश्न कि 6ठी अनुसूची में किन राज्यों की बात की गई है। आपको 3 राज्यों के जोड़े बना देंगे और एक राज्य को नहीं रखेगा, तो आप उसको फिर वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। अभी तो आपको ऐसे नॉर्मली याद आ रहा होगा, वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप AM TM याद रख लीजिए, A से असम, M से मेघालय, ठीक है, और T से त्रिपुरा और M से मिजोरम। मणिपुर नहीं है, इसमें ध्यान रखना, मणिपुर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको 6 अनुसूची याद करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर अब 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 7वीं अनुसूची बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके बीच में। 7वीं अनुसूची में क्या देखो, 6ठी अनुसूची में तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र उनके प्रशासन से संबंधित बात हो गई। अब 7वीं अनुसूची में यह है कि देखो देश के अंदर कुछ शक्तियां हैं, है ना, और कुछ सीमाएं हैं, इनके कुछ प्रमुख विषय हैं। तो वो क्या पूरे विषय या पूरी शक्तियां केंद्र के अधीन तो है ही नहीं है। ठीक है, कुछ शक्तियां केंद्र के अधीन है, कुछ शक्तियां राज्य के अधीन है, और कुछ शक्तियां राज्य और केंद्र दोनों के बीच में है। तो उनको क्या क्या नाम दिया गया है, तो ठीक है देखिए, तो ये जो नाम दिए गए हैं तो वो 7वीं अनुसूची के तहत दिए गए। कौन से, संघ सूची, ठीक है, और राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर ये किन अनुच्छेद में आते हैं, तो ये 246 अनुच्छेद में आते हैं। ठीक है, अब देखो इनको कैसे थोड़ा सा समझिए। जो संघ सूची है, संघ सूची, तो संघ सूची के मैं एक उदाहरण ले देता हूँ। संघ सूची पर टोटली नियंत्रण किसका रहता है, देश का रहता है, मतलब भारतीय सरकार का रहेगा। ठीक है, संघ सूची पे टोटली नियंत्रण किसका रहेगा, भारत सरकार का रहेगा। ठीक है, यानी केंद्र सरकार का रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, केंद्र सरकार का रहेगा। और जो राज्य सूची रहेगी उसमें
किसका नियंत्रण रहेगा, तो स्टेट का रहेगा, और जो समवर्ती सूची है तो मिक्स रहेगा। तो देखिए संघ सूची में कितने विषय हैं, तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय, कितने 100 विषय, ठीक है। इसके उदाहरण जैसे कि प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक सेवा, निगम कार्य सेवा, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा, प्रतिरक्षण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि के करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, जनगणना वगैरह, ये किस में आते हैं, संघ सूची के दायरे में आते हैं। और उस समय जब संविधान का निर्माण हो रहा था, यानी संविधान को जब एडॉप्ट किया गया था, तो उसमें समय संघ सूची में कितने विषय थे, 93 विषय थे, उसको बढ़ा के आज वर्तमान में 100 विषय है। आपको संघ सूची बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। संघ सूची के बारे में एक बार प्रोसेस सुन लीजिए। संघ सूची में टोटली नियंत्रण केंद्र सरकार का रहता है, जैसा कि जनगणना वगैरह, विदेशी मामले और नागरिकता वगैरह, या सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, ठीक है, ये सब चीजें किसमें आते हैं, रेलवे वगैरह, मुद्रा, रिजर्व बैंक वाले आते हैं, ये केंद्र सूची में आते हैं, ठीक है। इसमें कितने विषय हैं, 100 विषय है, ठीक है। मूल संविधान में कितने विषय थे, 93 विषय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में कितने हैं, 61 विषय है। आज वर्तमान में कितने विषय है राज्य सूची में, 61 विषय है, ठीक है। कितने, 61 विषय। अब इन 61 विषय के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। सॉरी, पहले यह भी जान लीजिए आप, पहले उस समय मूल संविधान में कितने थे, 66 विषय थे, जो कि अब कम करके 61 विषय कर दिए गए, ठीक है। आज वर्तमान में कितने विषय है राज्य सूची में, 61 विषय। इसका एक उदाहरण आप ये लिख सकते हो कि जो किसी राज्य की पुलिस प्रशासन व्यवस्था वो क्या हो जाएगी, राज्य सूची के आ जाएगी, ठीक है। लोक व्यवस्था, कारागार, भूमि, स्थानिक सुशासन, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, भू राजस्व एवं लगान, ठीक है, ये सब चीजें क्या है, राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस को या मध्य प्रदेश पुलिस को केंद्र सरकार हैंडल कर रही, नहीं, उस स्टेट की सरकार ये हैंडल टेकिंग करती है, ठीक है, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि संघ सूची स्टेट सूची में नहीं आएगी, बल्कि स्टेट सूची के भी अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो संघ सूची में आ सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको राज्य सूची भी क्लियर हो गई होगी। अब समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची कितनी है, 52 है। इसमें कितने विषय शामिल किए गए, 52 विषय शामिल किए गए। उस समय कितने थे, उस समय 47 विषय थे, जो कि आज बढ़ के 52 विषय हो गए। समवर्ती सूची में कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा। समवर्ती सूची देखो, समवर्ती सूची को आप अच्छी तरह से इस तरह समझ सकते हैं। शिक्षा का ही मेन उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि एक बोर्ड होता है सीबीएसई बोर्ड, तो सीबीएसई बोर्ड केंद्र सरकार का दायरा, केंद्रीय बोर्ड है, ठीक है। लेकिन आप किसी स्टेट के बालक हो या स्टूडेंट हो, आप सीबीएसई बोर्ड से भी पढ़ाई कर सकते हो और स्टेट बोर्ड से भी पढ़ाई कर सकते हो, यानी एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, ऐसे आप उसका चुनाव कर सकते हो। तो इस तरह समझ सकते हो कि जो शिक्षा है तो समवर्ती सूची के दायरे में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये आपको तीन चीजें पढ़ ली होंगे, ठीक है। आप एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। संघ सूची में, ठीक है, यूनियन लिस्ट में केंद्र सरकार का टोटल नियंत्रण रहता है, वर्तमान में ये 100 है। राज्य सूची में टोटल नियंत्रण स्टेट सरकार का रहता है, इसके उदाहरण जैसे पुलिस प्रशासन वगैरह, ठीक है। और इसके कितने 61 विषय है। समवर्ती सूची के 52 विषय है। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का नियंत्रण रहता है, ठीक है, मिक्स है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज आपको बीच में बताने वाला हूं कि भाई देखो, उस समय 1950 के 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान को अडॉप्ट किया गया था, अंगीकार किया गया था। तो उस समय कुछ ऐसी चीजें नहीं थी जो कि आज वर्तमान में, जैसे कि उदाहरण के तौर पर इंटरनेट उस समय नहीं था। इंटरनेट उस समय कल्पना करना भी एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उस समय ये डिसीजन लिया गया था कि जो चीज़ें आने वाले समय रह गई, तो जैसे तो उनको संघ सूची या राज्य सूची या समवर्ती सूची में किस में अमेंडमेंट करेंगे, तो उस सब चीज के लिए वो जो अपशिष्ट रहेगा तो संसद द्वारा लागू किया जाएगा, संसद सूची में रखा जाएगा। या संसद की बात की जा रही है, ठीक है। संसद में आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलके, ठीक है, पार्लियामेंट बनता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने 7वीं अनुसूची को थोड़ा अच्छे से ही एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर 7 अनुसूची आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो गई होगी, ठीक है। अब 8वीं अनुसूची,
ये प्रश्न बहुत ज्यादा ट्रेंड करता है कि 7वीं अनुसूची में क्या किसकी बात की गई, तो संघ सूची, राज्य सूची तथा 7वीं समवर्ती सूची की बात की गई है। ठीक है, या फिर प्रश्न इस तरह आ जाता है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची की बात कौन सी अनुसूची में की गई, तो 7वीं अनुसूची में बात की गई है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा याद करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, जैसे 7वीं अनुसूची तो सा आ रहा है, ठीक है, ठीक है, सप्त, तो संघ सूची में भी सा आ रहा है, तो इस तरह आप कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में भी सा आ रहा है, और राज्य सूची अगर उसके स्टेट से करते हैं तो सब में एज से सिनोनिम्स आ रहा है, तो ठीक है, इस तरह आप 7वीं अनुसूची को याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची तो आपको हर हाल में याद रखना ही पड़ेगा। 8वीं अनुसूची में जो भारतीय जो भाषाएं हैं, संविधान में मान्यता प्राप्त जो 22 भाषाओं उसका वर्णन किया गया। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषाएं ही उल्लेखित थी, और ये सब 14 भाषाएं जो थी तो वहाँ की उन्हीं भाषाओं के आधार पे स्टेटों का नामकरण भी किया गया था। एक क्वेश्चन बहुत ट्रेंड करता कि फर्स्ट स्टेट भाषा के आधार पे कौन सा बना था, तो वो आंध्र प्रदेश बना था। आप लोग सब लोग इस बात को जानते होंगे। ठीक है, तो जो संविधान में कितनी उस समय मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में बढ़ते बढ़ते 22 भाषाएं, ठीक है, 22 भाषाएं। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताने वाला हूँ कि इंग्लिश का इतना दबदबा है, इंग्लिश को लोग इतना बोलते हैं, इतना सब काम काज होता है, लेकिन इन 22 भाषाओं में इंग्लिश शामिल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और इन 22 भाषाओं का कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक बोलना है, तो अनुच्छेद 344 1 से लेकर 351 तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, इसमें भूमि सुधार व जमींदार पुनर्मूल्य से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्लक्ष्य से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। ये इसमें कौन से अनुच्छेद की बात होती है, तो 31 का। ठीक है, अब देखिए 8 अनुसूची तो आपके मूल संविधान में थी। ठीक है, 8 अनुसूची आपको याद हो गई। ठीक है, ठीक है, एक बार क्यों रिवीजन कर लेते हैं। पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नामकरण या उनके एरिया या सीमा दायरों की बात की जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर सैलरी की बात की जाती है, यानी पैसे की बात की जाती है, सैलरी की बात की जाती है। फिर वो पैसा लेके शपथ लेते हैं। शपथ लेके कहाँ आते हैं, राज्यसभा में आते हैं, यानी राज्यसभा सीटों का आवंटन की बातें होती है। ठीक है, फिर 5वीं अनुसूची जो है तो 5 इस तरह बनता है, तो ST SC की बात की जाती है। ठीक है, 6ठी अनुसूची में जो पूर्वी भारत के जो कुछ स्टेट है, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की बातें की जाती है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को इस तरह याद कर सकते AMTM। ठीक है, 7वीं अनुसूची में संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची की बातें होती है। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है, और 9वीं अनुसूची में इसमें भूमि सुधार व जमींदारों उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि न्यायिक पुनर्लक्ष्य बचाने के लिए, यानी कि जमींदारी उन्मूलन से संबंधित बातें आती है। और 9वीं अनुसूची फर्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में अमेंडमेंट इसका किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या नाम है, 10वीं अनुसूची दर बदल के कानून के आधार पर विधानसभाओं के सदस्य से निरंतर संबंधित उपबंध है, यानी कि जो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित लाई गई थी। ठीक है, इसमें कौन से अनुच्छेद आएंगे, अनुच्छेद 102 और दूसरा। ठीक है, और इसके बाद फिर 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो जो 11वीं अनुसूची है, तो 11वीं जो अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। कौन से 73वें संविधान अनुच्छेद द्वारा। ये कब जोड़ी गई थी, इसको 1952 में लाया गया था, लेकिन ये पूरी तरह ग्राउंड में अप्लाई 1993 में हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था, ये प्रश्न भी आता है कि पंचायती राज व्यवस्था कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, तो ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है,
ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय होते हैं? 29 विषय होते हैं, ठीक है। फिर 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों व उत्तरदायित्व, यानी नगर पालिकाओं नगर निगम से संबंधित 12वीं अनुसूची में बात की गई है। नगर पालिका में कितना विषय रहता है? तो 19 विषय रहते हैं, ठीक है। और जो 12वीं अनुसूची है तो वो कब जोड़ी गई थी? ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ये कब? 1992 में लाई गई थी, लेकिन ग्राउंड में अप्लाई 1993 में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स, 1993 में, ठीक है। यहाँ पे आपने 12 अनुसूचियों को बिल्कुल याद कर लिया होगा, ठीक है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया, ठीक है। 4 अनुसूचियों को एक बार पुनः देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची में क्या नाम है? भूमि सुधार संबंधित बातें हुई। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित, और 11वीं अनुसूची में जो कि 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, इसमें पंचायतों की बात होती है। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका शक्तियों व उत्तरदायित्व का वर्णन किया जाता है। ये 74वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। एक जो भाषा जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। कौन सी? सिंधी भाषा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये अनुसूचियां वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा, बेकार लग रहा है तो बेकार कमेंट कीजिए, पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।